5,000 रुपए से हुई थी शुरुआत और आज है 5,000 करोड़ की कंपनी। आज है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की डेली सेल्स और डेली 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी टैक्स देने के बाद। और अब लेके आ रहे हैं खुद का आईपीओ। बात हो रही है गोपाल स्नैक्स कंपनी GSL की। इन्होंने खुद का पैसा तो कई गुना कर लिया, पर क्या इनके आईपीओ में आपका पैसा दोगुना होगा? इस कैटेगरी में लेटेस्ट पहला आईपीओ आया था बीकाजी फूड्स का और वो अभी तक 62% की रिटर्न दे चुका है और वो भी मात्र 16 महीने में। तो क्या ये कंपनी भी वैसी रिटर्न दे पाएगी? इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सेल कितनी है, कमाती कितनी है, कर्जा कितना है, ये शेयर महंगा है कि सस्ता है, आईपीओ में पैसा लगाएं कि नहीं, सब बताएगा रे आपका राहुल। और एज ऑलवेज आपको मिलेंगे बिजनेस और मैनेजमेंट के जबरदस्त लेसन। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। गोपाल स्नैक्स की शुरुआत की है विपिन भाई हदवानी जी ने। इनके पिताजी का गुजरात के एक छोटे से गांव में नमकीन बनाने का काम था और ये 13 साल की उम्र में खुद नमकीन बनाना सीख गए थे और जैसे ही इन्होंने 12वीं पास की, पढ़ाई छोड़ के सीधा 100% इस काम में लग गए। तो पहली लर्निंग तो मैं यही से आपकी चालू कर देता हूँ। ये 13 साल की उम्र में सीख गए थे। हल्दीराम जी 11 साल की उम्र में काम पे लग गए थे। पार्ले जी ग्रुप में चौहान फैमिली है, उनकी बेटियां 13 साल की उम्र से फैक्ट्री जाना चालू कर दिया था। तो अगर आपका एक बिजनेस एम्पायर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी आए, तो ये मत करो बेटा तो पढ़ाई लिखाई कर, स्कूल कॉलेज जब बाद में देखेंगे, बाद में उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बचपन से इंटरेस्ट बन जाएगा तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। 12वीं पास करते ही काम ज्वाइन कर लिया। अब नए बंदे में जोश तो होता ही है, तो उन्होंने कहा पिताजी एक ही गाँव में क्या बेचना, आसपास के गाँव में बेच के आते हैं। तो धीरे धीरे आसपास के गांव में बेचते बेचते 54 गांवों में इनका माल जाने लग गया। फिर उन्हें जिद की कि पापा कब तक गांव में घूमते रहेंगे, थोड़ी सी सेल होती है, थोड़ा सा मार्जिन मिलता है, शहर में चलते हैं, राजकोट चलेंगे, राजकोट चलेंगे। पिताजी बोले नहीं नहीं, राजकोट नहीं जाना, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, फिर गाँव पीछे से कौन संभालेगा, फालतू शहर में जाने की जिद करता है। लेकिन फिर भी भाई विपिन भाई की जिद थी तो आ गए वो राजकोट। और पिताजी से शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट लिया वो लिया मात्र 4500 रुपए। 4500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके शहर में आए, अपने कजन के साथ मिलकर व्यापार की शुरुआत की। 4-5 साल उस व्यापार को चलाया, लेकिन फिर बाद में वो आपस में सेपरेट हो गए और वहां से सेपरेट होने के बाद इन्होंने खुद का काम चालू किया गोपाल ब्रांड के अंदर। और यही वो कंपनी है जो आगे जाके गोपाल स्नैक्स बनी और आज ये काम कर रही है। उस समय शुरुआत बड़ी बेसिक शुरुआत, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल खुद ही लाना, खुद ही बैठ के नमकीन बनाना, खुद ही थैलियों में पैक करना, खुद ही घर घर दुकान दुकान देके आना, ये व्यापार था और एकदम जीरो से शुरुआत की थी। तो ये पिताजी ने एक मूल मंत्र दिया था कि दूसरों को वही खिलाना जो तुम खुद खाना पसंद करते हो। तो उस मूल मंत्र को फॉलो करते हुए क्वालिटी हमेशा मेंटेन की। और क्वालिटी और मेहनत का नतीजा क्या है कि आज गोपाल स्नैक्स ग्रुप कहाँ खड़ा है। इनके 84 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 10 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में इनका काम होता है और 3300 से ज्यादा एम्प्लॉय है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कर्जा कितना है, एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी, मजा आएगा। 2021 में इनकी सेल थी 1130 करोड़ रुपए। 2022 में सेल बढ़ के हो गई 1356 करोड़ रुपए, 20% का जंप, डिसेंट जंप है। 2023 में सेल बढ़ के हुई 1398 करोड़ रुपए, 3% की ग्रोथ है, कोई बड़ी भारी ग्रोथ नहीं है। पर जो असली गेम हुआ है वो गेम हुआ है प्रॉफिट में। अब 3 साल का प्रॉफिट देखिए। 2021 में प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपए, 2022 में प्रॉफिट हो गया 41 करोड़ रुपए, लगभग डबल। और 2023 में जो प्रॉफिट हुआ 112 करोड़ रुपए, यानी 2022 की तुलना में जहां सेल बढ़ी मात्र 3%, प्रॉफिट बढ़ गया 170%। ऐसा क्या जादू हो गया साहब? जब सेल 3% बढ़ी तो प्रॉफिट 170% कैसे बढ़ गया? तो इसका जवाब इनके CFO कहते हैं कि बात ऐसी है कि हमारा जो 75% सेल होती है वो होती है 5 रुपए वाले पैकेट की। अब हम 5 रुपए वाले पैकेट में क्या करते थे, हमारे बाकी सभी कॉम्पिटिटर 5 रुपए में 25 ग्राम माल देते हैं और हम काफी समय से 5 रुपए में 30 ग्राम माल देते हैं, यानी 5 ग्राम एक्स्ट्रा माल दे रहे थे। अब कोविड के टाइम पे रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जब जगह से प्रेशर आया तो हमने कहा यार हम भी, जैसे दुनिया 25 देती है हम भी 25 देना चालू कर देते हैं। वो 5 ग्राम माल बच गया, इससे इतना फर्क पड़ गया क्या सर? आप समझो इनके डेली की जो पैकेट की सेल है 90 लाख से 1 करोड़ पैकेट डेली बेचते हैं। अब इन पैकेट में 5 रुपए का माल कम होने का मतलब है लगभग 50 लाख रुपए का प्रॉफिट डेली। तो इसको अगर एनालाइज कर ले तो 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा बन जाता है और वही है जंप है जो आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ रेशियोज की। डेट इक्विटी रेशियो इनका है 0.80। 0.80 का मतलब क्या है? डेट इक्विटी रेशियो अगर 1:1 होता है, इसका मतलब धंधे में 1 रुपया जेब का लगा हुआ है, 1 रुपया लोन का लगा हुआ है। पर डेट इक्विटी 0.80 होने का मतलब है 1 रुपया जेब का लगा हुआ है, 80 पैसा ही लोन लिया हुआ है, यानी लोन कम है
ओन कैपिटल ज्यादा है। इनका 2021 मार्च की बैलेंस शीट में जो लोन दिख रहा था वो दिख रहा था 139 करोड़ रुपए का, और आज की डेट में सितंबर 2023 की बैलेंस शीट अगर देखें तो 2.5 साल में डेट कम होकर रह गया मात्र 26 करोड़ रुपए। तो जो कंपनी 112 करोड़ प्रॉफिट कमाती हो टैक्स काटने के बाद, उसके लिए 26 करोड़ का डेट क्या है, 3 महीने का, तो कोई बड़ा भारी डेट नहीं है। इनके रिजर्व सरप्लस जो मार्च 21 में 135 करोड़ रुपए के थे, वो अब 2.5 साल में बढ़ के सितंबर 23 में हो गए हैं 333 करोड़ रुपए के, यानी 198 करोड़ के रिजर्व सरप्लस बढ़ गए। अब ये हुआ कैसे, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे बातचीत करते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ मैं बोलूंगा प्रोडक्ट की वैरायटी। 84 प्रोडक्ट है और अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। इनका एक प्रोडक्ट है गठिया, तो गठिया जो प्रोडक्ट है उनसे इनकी 30% की रेवेन्यू आती है। फिर दूसरा प्रोडक्ट है नमकीन, उससे उनकी 29% की रेवेन्यू आती है। तो टोटल जो इनका एथनिक स्नैक सेगमेंट है, इनसे 59% की रेवेन्यू आती है। फिर इनका सेगमेंट है वेस्टर्न स्नैक, जिसमें स्नैक के पैलेट्स बनाते हैं, उससे 22% रेवेन्यू आती है। स्नैक पैलेट्स क्या होता है मुझे भी नहीं पता था, फिर गूगल किया तो मुझे समझ में आया। अब एडिटर साहब आपको दिखा देंगे स्नैक पैलेट्स क्या होता है। 6% इनकी वेफर से कमाई है, 1% अदर से, तो टोटल 29% कमाई यहाँ से है। उसके अलावा पापड़ बेचते हैं, बेसन बेचते हैं, स्पाइसेस बेचते हैं, तो वो भी वेरायटी है। तो मेन चीज क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट होने के कारण किसी भी एक प्रोडक्ट पे बड़ी डिपेंडेंसी नहीं है कि यार ये कल को डूब गया तो क्या होगा। अरे भाई साहब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये डूबेगा ये संभाल लेगा, वो डूबेगा वो संभाल लेगा, इस शहर में ये चलता है उस शहर में वो चलता है, इस सीजन में ये चलेगा उस सीजन वो चलेगा, तो सेल में एकदम से बड़ा डिप नहीं आने वाला। सेकेंड इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और वो मैं कहता हूं इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कई लोग पूछेंगे राहुल जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन अभी एग्जांपल से समझो सीधे सीधे, ये बनाते हैं भाई साहब नमकीन, नमकीन में लगता है बेसन। अब बेसन आप कहीं से लोगे तो एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा क्वालिटी का पता नहीं आज कैसा आ जाए कल कैसा आ जाए। इन्होंने बेसन का प्लांट खुद ही लगा लिया कि हमको बेसन चाहिए, हम ही बेसन बना लेते हैं, तो खुद का बेसन खुद बना रहे। फिर उन्होंने कहा दूसरी चीज क्या लगेगी, मसाले, मसाले का प्लांट भी डाल लिया। अब इन सबको बनाने के लिए चाहिए मशीन। इन हाउस मशीन मैन्युफैक्चरिंग की टीम है जो कि जो कोर मशीन होती है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेती है जैसा इनको चाहिए वैसे। इन हाउस इंजीनियरिंग टीम है, फैब्रिकेशन टीम है, तो ये वाला काम भी खुद ही कर लेते हैं। माल पहुंचाने के लिए गाड़ियां चाहिए तो दूसरे का ट्रांसपोर्ट नहीं लेते, खुद की 250 से ज्यादा गाड़ियां हैं। चिप्स बनाने के लिए लगेंगे आलू। अब आलू एक पर्टिकुलर टाइम पे तो भैया मिलते हैं सस्ते, पर इतना सारा मिला के रखे कहाँ पे, तो इन्होंने बना लिया खुद का ही कोल्ड स्टोरेज। इनके 6 से 8 महीने में जितने भी आलू की रिक्वायरमेंट होती है उसका स्टॉक उधर आराम से रख लेते हैं। सस्ता भी पड़ता है, दूसरे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता, पता नहीं जगह मिलती ना मिलती, यहाँ पे दोनों चीजें फिर कंट्रोल में कर ली। तो इन सभी चीज को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी जिन सभी कामों के लिए आपको बाहरी कंपनियां लगे, बाहरी वेंडर लगे, वो काम खुद ही कर लेना। और इसकी वजह से ये कहते हैं कि हम बाकी कॉम्पिटिशन की तुलना में सबसे सस्ता माल बना पाते हैं। तीसरी इनकी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 600 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में, और 4 लाख से ज्यादा रिटेल काउंटर पे ये अवेलेबल है। 90 लाख से 1 करोड़ पैकेट ये पर डे बेचते हैं। इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रखी है, जो प्लांट बना रखे हैं, वो इस समय टोटल कैपेसिटी का 30 से 35% ही काम में ले रहे हैं, और उसी के साथ 1400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। यानी अगर इनका टर्नओवर बढ़ता है 1500 करोड़ से इनको 3000 करोड़ जाना पड़ा है, 3500 भी जाना पड़ा, तो मशीनरी में ज्यादा नया पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्लांट पे बिना पैसा नया लगाए ये प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। इनका सेट टर्नओवर रेशियो है 6.27, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। 5वां पॉइंट, जैसा मैंने बताया, कंपनी में लोन बहुत कम है, 26 करोड़ का लोन है। इतनी बड़ी कंपनी में 26 करोड़ होना नहीं होना एक सी बात है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पी रेशियो है मात्र 44। अब 44 बोले राहुल जी महंगा है कि सस्ता है, तो बेस्ट तरीका है पीयर से कंपैरिजन करो, तो बीकाजी से कंपेयर करो, बीकाजी का 105, प्रताप स्नैक्स से करो उसका 138, तो उन दोनों की तुलना में तो बहुत सस्ता है यार। अब बात की स्ट्रेंथ की, तो भैया वीकनेस भी कुछ तो होगी, कहीं ना कहीं तो होती है आदमी के, तो अब वीकनेस की बात करते हैं। इनकी एक वीकनेस है कि इनका जो 75% रेवेन्यू है वो सिर्फ गुजरात से आता है। कहने को है कि 10 स्टेट है, 2 यूटी है, लेकिन सिर्फ एक स्टेट से 75% इनका रेवेन्यू आता है, और जो बाकी 25% है उसमें भी मेजोरिटी महाराष्ट्र का है। तो अगर देखा जाए तो ये नेशनल कंपनी नहीं है, रीजनल कंपनी है, वो भी वेस्ट की, वेस्ट में भी स्पेशली गुजरात प्लस महाराष्ट्र की। तो अभी इनका बाकी एरिया में ग्रोथ करना, आगे बढ़ना, पैर जमाना बाकी है। और इसको पॉजिटिव तरीके से सोचो तो ऐसा सोच सकते हो कि यार सिर्फ इन 2 एरिया में होल्ड करके अगर 1400 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, तो बाकी एरिया में जब पहुंचेंगे तो स्कोप काफी ज्यादा है कि आगे जाके 5000, 10000, 15000 करोड़ का टर्नओवर भी टच कर ले। सेकेंड जो इनकी वीकनेस है, कहने को तो वीकनेस नहीं है, आज की डेट में तो स्ट्रेंथ ही है, मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगती है। ये कहते हैं हमारी 99% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है, हम बाहर काम नहीं करवाते साहब। इन हाउस करने से बहुत फायदा होता है, हमने डिस्कस भी किया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कितना इनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये चीज ओवरऑल इंडिया पे इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती।
आप कहाँ कहाँ तो प्लांट लोगे, फिर कहाँ कहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे। तो एक तो पहली बात करना मुश्किल होगा, दूसरा बाई चांस आपने कर भी दिया टाइम बहुत लगेगा। बाकी जितने भी इनके कॉम्पिटिटर हैं मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे है। उन्होंने तेजी से एक्सपेंस लिया कि जहां भी किसी नए स्टेट में गए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पकड़ा, उसने बनाया, उन्होंने बेचा, आगे बढ़ गए। तो ये हमेशा फोकस बनाने पे ज्यादा करते हैं। तो क्या होगा, कॉस्टिंग सस्ती आएगी, बाजार में टिके भी रहेंगे, लेकिन तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव में तीसरा पॉइंट है इनका 600 करोड़ रुपए का जो इशू आ रहा है, ये 100% OFS है, ऑफर फॉर सेल है। इस 650 करोड़ से एक भी रुपया कंपनी के अंदर नहीं आने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि पैसा कंपनी में आ नहीं रहा, लेकिन अगर कंपनी गौर से देखे तो पैसे की कंपनी को जरूरत भी नहीं है। कंपनी कह रही है 26 करोड़ का तो लोन है हमारे पास, ये कोई बहुत बड़ा लोन नहीं है। ऊपर से इतनी ज्यादा कैपेसिटी ऑलरेडी बना के बैठे हैं और साल में 100 करोड़ से ऊपर का कैश जनरेट करते हैं, तो हमको चाहिए भी क्या जरूरत पैसे की। अब बात कर लेते हैं IPO डिटेल की। तो भैया 650 करोड़ का इशू आ रहा है, 100% OFS है। ये 6 मार्च को खुलने वाला है और 11 मार्च को IPO बंद हो जाएगा। इसका जो GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस समय चल रहा है 120 रुपए, यानी 29 से 30% के लिस्टिंग गेन की संभावना कही जा सकती है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, राहुल जी आप क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ सॉलिड कंपनी है, मजबूत कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो भैया लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी बुरी साबित नहीं होगी। बट ये कंपनी आपको मल्टी बैगर हो ना हो, आपका 10 गुना 20 गुना पैसा करे ना करे, तेजी से करे ना करे, बट आपको लॉन्ग टर्म में 100% प्रॉफिट देके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं तो इस कंपनी में करने वाला हूँ इन्वेस्ट। अब मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँ या ना बोलूँ, ये मैं कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट तो हूँ नहीं। मैंने एक केस स्टडी की, मेरे विचार आपसे शेयर किए, आप इस केस स्टडी को बेस बनाइए। इसके अलावा आप 10 एक्सपर्ट की बात और सुनिए, कुछ लोगों से और कीजिए, DRHP पढ़िए, खुद की रिसर्च कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपका डिसीजन। आपको और कोई सा IPO जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कोई छोटा मोटा IPO मत बताइएगा, कोई ऐसा साइजेबल IPO जिसकी केस स्टडी और रिसर्च में मुझे थोड़ा सा मजा आए। अब IPO इतने सारे आ रहे हैं तो मुझे IPO वीडियो बनाने पड़ेंगे और ऑन डिमांड बनाने पड़ेंगे। तो मुझे IPO की डिटेल बताते रहो, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो अगले IPO का रिव्यू लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।